मैं महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के जो कोलाइडी विलियन चैप्टर स्टार्ट कर रखा है उसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा आप जानते हो कि मैंने पिछली क्लास में जो आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था वो था कोलाइडी विलियनों का वर्गीकरण। और वो वर्गीकरण 3 प्रकार से हम कर सकते हैं, मैंने आपको ऐसा बताया था। और उसमें पहले प्रकार, जो 3 प्रकार के वर्गीकरण है, उसमें पहला प्रकार है अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा प्रकार है जो है वह द्रव परिक्षेपण माध्यम के प्रति प्रक्षिप्त प्रावस्था के व्यवहार के अनुसार जो है कोलाइडी विलियनों का वर्गीकरण जो है उस वो था। और तीसरा जो प्रकार का है वो है कोलाइडी कणों की प्रकृति के आधार पर कोलाइडी विलियन का जो वर्गीकरण है वो है। तो हमने एक जो वर्गीकरण है वो पढ़ लिया था अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। आज हम नेक्स्ट जो है और सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे, और वो है डिस्पर्जन मीडियम के प्रति डिस्पर्स फेज जो है उसके व्यवहार के आधार पर कोलाइडी विलियनों का वर्गीकरण। या यूँ कहिए कि द्रव परिक्षेपण माध्यम जो होता है उसके प्रति जो प्रक्षिप्त प्रावस्था है, डिस्पर्स फेज है, उसका किस प्रकार का व्यवहार होता है उसके आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। या यूं कहिए प्रक्षेपण माध्यम, या यूं कहिए विलायक की प्रकृति के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। तो वो है, पहला है द्रव स्नेही कोलाइड यानी लाइपोफिलिक और या लिक्विड लविंग कोलाइड्स। दूसरा है द्रव विरोधी कोलाइड लाइपोफोबिक कोलाइड या लिक्विड हेटिंग कोलाइड्स। तो देखो, द्रव स्नेही जो होता है वो होता है लाइपोफिलिक। लाइपो का मतलब हो गया लिक्विड और फिलिक का मतलब, लायो का मतलब हो गया लिक्विड और फिलिक का मतलब हो गया लविंग। यानी कि जो द्रव को, यानी कि जो डिस्पर्जन मीडियम है उसको जो स्नेह करते हैं, ऐसे जो कोलाइड होते हैं वो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं। या डिस्पर्जन मीडियम को अगर डिस्पर्स्ड फेज जो है वह विरोध करती है उसको लायोफोबिक या लिक्विड हेटिंग कोलाइड्स कहते हैं। यदि प्रक्षेपण माध्यम जल हो तो इन्हें क्रमशः जल स्नेही कोलाइड या यूं कहिए हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स और जल विरोधी कोलाइड्स या हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द्रव स्नेही कोलाइड्स की। वे कोलाइड जो उपयुक्त विलायक में सरलता से कोलाइडी अवस्था में आ जाते हैं द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए स्टार्च है, प्रोटीन है, रबर है आदि। ये जो कोलाइड्स होते हैं वे स्थायी कोलाइड्स होते हैं। इनमें विद्युत अपघट्य का विलयन मिलाने पर ये सरलता से अवक्षेपित नहीं होते हैं। यदि इन कोलाइडी विलयनों में हम कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अगर डाल देते हैं तो इनका जो है वो प्रिसिपिटेशन नहीं होता है, अवक्षेपण नहीं होता है। यदि इनका अवक्षेपण हो भी जाए तो पुनः इनको कोलाइडी अवस्था में सरलता से बदला जा सकता है। इस कारण इनको हम उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। दूसरा प्रकार का आता है द्रव विरोधी कोलाइड। वे कोलाइड जो विलायकों के साथ सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। इन्हें बनाने के लिए कुछ विशिष्ट विधियों का उपयोग किया जाता है, अर्थात प्रक्षिप्त प्रावस्था का विलायक माध्यम के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता, अतः इनको द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं, या ये जो है द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, यदि डिस्पर्स फेज का डिस्पर्जन मीडियम के साथ किसी प्रकार का कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, या यूँ कहिए कि जो लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम है उसमें जो डिस्पर्स्ड फेज है, परिक्षिप्त प्रावस्था है, उसमें किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं हो, तो इस प्रकार के विलयन जो है या इस प्रकार के कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड, आर्सेनिक सल्फाइड, गोल्ड, कॉपर या अन्य धातु के जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो सारे के सारे द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन होते हैं। ये अधिक स्थायी नहीं होते हैं और
इन कोलाइडी विलयनों में किसी विद्युत अपघट्य का विलयन मिलाकर इनको शीघ्रता से अवक्षेपित किया जा सकता है। या यूं कहिए कि अगर इनमें कोई कोलाइडी विलयन, इन कोलाइडी विलयनों में यदि कोई विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए तो इनका अवक्षेपण हो जाता है। ये जो है प्रिसिपिटेट हो जाते हैं। यदि इनका अवक्षेपण हो जाए तो पुनः इनको कोलाइडी अवस्था में सरलता से नहीं बदला जा सकता। इस कारण इन्हें अनुत्क्रमणीय कोलाइड, इरिवर्सिबल कोलाइड्स कहते हैं, या इस प्रॉपर्टी के कारण से ये जो है इरिवर्सिबल कोलाइड्स कहलाते हैं। यानी कि एक बार इनका अगर प्रिसिपिटेशन हो गया, अवक्षेपण हो गया, तो पुनः इनको कोलाइडी विलयनों में बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इनको इरिवर्सिबल कोलाइड भी कहते हैं। अब देखिए, द्रव स्नेही कोलाइड में कण व प्रक्षेपण माध्यम जल के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है। यदि प्रक्षिप्त प्रावस्था यानी कि डिस्पर्स फेज यदि प्रोटीन हो तो हाइड्रोजन बंध प्रोटीन के अमीन समूह यानी NH2 समूह वह जल में बनता है। अगर प्रक्षिप्त प्रावस्था डिस्पर्स्ड फेज जो है वो स्टार्च हो तो हाइड्रोजन बंध स्टार्च के OH समूह वह जल में बनता है। जबकि द्रव विरोधी कोलाइडों में ऐसा कोई बंध नहीं बनता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों की तुलना करते हैं, या यूं कहिए कि इनमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। 13 प्रॉपर्टीज़ के आधार पर इनमें तुलना करते हैं। ठीक है, जो मैंने मोटी मोटी बात बता दी उन्हीं के आधार पर अपन इसको कह सकते हैं। और परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड विलयनों की तुलना कीजिए या इन पर शॉर्ट नोट लिखिए। तो आपको ध्यान रखना है कि इन पे शॉर्ट नोट जो आता है तो उसको इसी तरह से लिखना है। पहले परिभाषा देनी है, फिर उदाहरण देना है और फिर उनकी तुलना करनी है। तो देखिए, इनमें मैंने 4 कॉलम लिया है। क्रम संख्या, गुण, द्रव स्नेही कोलाइड और फिर द्रव विरोधी कोलाइड। बनाने की विधि, सबसे पहले प्रक्षेपण माध्यम विलायक में विलय सीधे मिलाकर ही प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु द्रव विरोधी जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनको सीधे प्राप्त नहीं किया जाता। जैसा मैंने पूर्व में बताया है, विशिष्ट विधियों की आवश्यकता होती है। कणों का आकार, इसमें जो अणु होते हैं कोलाइडी कणों के आकार के ही होते हैं और इनके जो कण होते हैं वो कई अणुओं से मिलने से बनते हैं, जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन होते हैं उनकी। तीसरा आता है विलायक संकरता या सॉल्वेशन। कण विलायक से संकरित होते हैं द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों में, जबकि द्रव विरोधी में विलायक से ये संकरित नहीं होते, यानी कि जो कोलाइडी कण होते हैं वो सॉल्वेटेड नहीं होते हैं। कोलाइडी विलयनों की प्रकृति जो होती है, जैसा मैंने पूर्व में बताया, द्रव स्नेही उत्क्रमणीय होते हैं, जबकि ये द्रव विरोधी जो होते हैं अनुत्क्रमणीय होते हैं। यानी कि एक बार अगर ये क्या इनका प्रेसिपिटेशन हो जाए, इनका अवक्षेपण हो जाए, तो इनको पुनः वापस कोलाइडी में नहीं प्राप्त किया जा सकता द्रव विरोधी कोलाइडों का। स्थायित्व, ये जो द्रव स्नेही होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं, द्रव विरोधी जो होते हैं वो कम स्थायी होते हैं। छठा, विद्युत अपघट्यों का प्रभाव। जैसे मैंने बताया था कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों की विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा से इनका अवक्षेपण हो जाता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों की जो विद्युत अपघट्य अगर इसमें थोड़ी सी मात्रा भी मिला देते हैं तो उनका अवक्षेपण आसानी से हो जाता है। कणों पे आवेश, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों में साधारणतया कणों पर कोई आवेश नहीं होता है, और आवेश अगर होता भी है तो बहुत थोड़ी मात्रा में होता है, जबकि द्रव विरोधी में कण धन या ऋण आवेशित होते हैं। फिर विद्युत क्षेत्र में अभिगमन, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों के जो कण होते हैं वो कैथोड या एनोड की ओर अभिगमन कर सकते हैं या फिर बिल्कुल अभिगमन नहीं करते, जबकि जब धन या ऋण कण होंगे ही नहीं तो उनका अभिगमन भी बहुत कम होगा। जबकि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों में जैसा आपको बताया है कि इनमें धन व ऋण आवेशित कण होते हैं, अतः इनका कैथोड और एनोड की तरफ अभिगमन आवश्यक रूप से होगा। शांता जो होती है, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों की जो शांता है
वह प्रक्षेपण माध्यम की श्यानता से अधिक होती है और द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों की श्यानता जो है लगभग प्रक्षेपण माध्यम की श्यानता के बराबर ही होती है, यानी कि श्यानता अप्रभावित रहती है। 10वां आता है पृष्ठ तनाव। जो द्रव स्नेही होते हैं उनका पृष्ठ तनाव जो है वो प्रक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव से कम होता है और द्रव विरोधी का जो पृष्ठ तनाव होता है वो लगभग वैसा ही होता है, यानी जैसा प्रक्षेपण माध्यम का होता है। अणुसंख्यक गुण आप जानते हो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर ऑस्मेटिक प्रेशर, ये सारे के सारे जो हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं और द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों के जो अणुसंख्यक गुण होते हैं उनका मान उच्च होता है, जबकि इनका मान जो है द्रव विरोधियों का मान कम होता है। दृश्यता, कणों को अति सूक्ष्म दृष्टि से द्वारा देखा नहीं जा सकता द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों में, जबकि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों के कणों को अति सूक्ष्म दृष्टि से देखा जा सकता है। उदाहरण जो है द्रव स्नेही के पहले बता दिया, जिलिटेन है, गोंद है, स्टार्च है, प्रोटीन है, रबर है आदि जो होते हैं वो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों के उदाहरण हैं। जबकि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों के उदाहरण जो हैं वह धातुओं और धातुओं के सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड या फिर धातु क्लोराइडों के जल में सोल जो है वो द्रव्य कोलाइडी विलयनों के उदाहरण हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण है वो तीसरे प्रकार से जो है वो किया गया है और वह कणों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो तीसरे प्रकार का हम वर्गीकरण देखते हैं। तीसरे प्रकार का वर्गीकरण कैसा होता है। कणों की प्रकृति के आधार पर कोलाइडी विलयनों को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है बहुआण्विक कोलाइड यानी मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। इस प्रकार के कोलाइडी विलयनों में कोलाइड कण ऐसे परमाणु अणुओं का पुंज होता है जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम हो, यानी कि इसमें जो कोलाइडी कण होते हैं वो पार्टिकल्स का जो है वो एक तरह से क्लस्टर होता है, एक तरह से गुच्छा होता है और ये जो गुच्छा जिसका निर्माण होता है वो 1 नैनोमीटर से कम साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका होता है। क्योंकि आप जानते हो 20 से 1000 एंगस्ट्रम के बीच में जो है इनकी साइज होनी चाहिए, जो कोलाइडी विलियन है उनकी साइज इतनी होनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो कोलाइडी विलयन है वो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए स्वर्ण सॉल जो है या गोल्ड सॉल में कोलाइड कण स्वर्ण परमाणुओं के विभिन्न आकार के गुच्छे होते हैं, क्लस्टर होते हैं। इस प्रकार सल्फर सॉल में कोलाइड अणुओं के यानी कि कोलाइड जो हैं वो S8 अणुओं के पुंज होते हैं, या कहीं सल्फर का एक फॉर्म होता है जो क्राउन सल्फर भी कहलाता है, वो S8 अणुओं के पुंज होते हैं। इसमें कणों की प्रकृति के आधार पर दूसरे प्रकार के जो कोलाइड्स होते हैं वो होते हैं वृहद आणविक कोलाइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। इस प्रकार के कोलाइडी विलयनों में कोलाइड कण स्वयं ही कोलाइडी साइज के अणु होते हैं। इनका अणुभार बहुत उच्च होता है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक वृहद अणु स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज एवं संश्लेषित अणु पॉलीथीन जैसे है, या सिंथेटिक जो पॉलीमर्स हैं वो है पॉलीथीन है, लाइनॉल है, ये सारे जो हैं वो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स होते हैं और इनके जो कोलाइड कण है उनका आकार वैसे ही कोलाइडी साइज का होता है, यानी कि 20 एंगस्ट्रम से 1000 एंगस्ट्रम के बीच में इनका आकार होता है। इन कणों का आकार इतना होता है, या यूँ कहिए कि 10 एंगस्ट्रम से लेकर जो है वो 2000 एंगस्ट्रम के बीच का इनका आकार होता है। मैं पहले भी दोबारा मिस कोट कर गया। जो इनका आकार होता है वह 10 एंगस्ट्रम से लेकर 2000 एंगस्ट्रम के बीच का होता है। तीसरा आता है सहगुणित कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड्स। कुछ पदार्थों के निम्न सांद्रता के विलयन सामान्य विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं, परंतु उच्च सांद्रण पर वे कोलाइडी विलयन की तरह व्यवहार करते हैं क्योंकि इनका कणों का सहगुणन हो जाता है। तो इस प्रकार के जो कोलाइडी कहलाते हैं वो सहगुणित कोलाइड कहलाते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड्स कहलाते हैं। या यूँ कहिए कि जब कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं
किसी भी विलयन की, तब जाकर वो कोलाइडी विलयन की तरह व्यवहार करने लगते हैं। और उसका कारण जो होता है वह उनका एसोसिएशन हो जाना, पार्टिकल्स का एसोसिएशन हो जाना, उस कारण से जो है वो कोलाइडी विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए सैगुणित कणों को मिसेल्स भी कहते हैं, जो एसोसिएट कोलाइड्स होते हैं उनको मिसेल्स भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन 3 प्रकार का वर्गीकरण कोलाइडी विलयनों का देख सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्लास में कोलाइडी विलयन या सॉल के बारे में पढ़ेंगे। ठोस द्रव में किस प्रकार का जो कोलाइडी सॉल्यूशन बनाते हैं, या यूँ कहिए द्रव में ठोस प्रकार का कोलाइडी विलयनों के बारे में पढ़ेंगे और उनको सॉल कहते हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी। ठीक है, तो अपन इस तरह की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।